Hello friend, welcome to my YouTube channel Topper Online Classes. Today I discuss about डैम। आखिरकार डैम होता क्या है, जिसे हम लोग देहाती भाषा में बांध कहते हैं। बांध के बारे में जाने या डैम के बारे में, दोनों बात एक ही है, लेकिन हम टेक्निकल नेम का यूज करेंगे डैम का, और डैम के बारे में जानते हैं। जो आपके सामने एक फिगर दिखाई दे रहा होगा, ये वाला फिगर, ये डैम का एक फिगर है। ये डैम का फिगर है, इसी प्रकार से डैम होता है। इसका एक कॉपी नोट्स है, इसमें एक डैम को रिप्रेजेंट किया गया है इस प्रकार से। इसका दो साइड होता है, एक अपस्ट्रीम साइड, एक होता है डाउन स्ट्रीम साइड। अपस्ट्रीम साइड ये वाला कहलाता है और डाउन स्ट्रीम साइड ये वाला। जिस साइड पानी का लेवल, वाटर का लेवल अधिक होता है उसे अपस्ट्रीम साइड कहते हैं, और जिस साइड वाटर का लेवल कम या न के बराबर होता है उसे डाउन स्ट्रीम साइड कहते हैं। अपस्ट्रीम साइड और डाउन स्ट्रीम साइड हम लोग समझ चुके हैं। अपस्ट्रीम साइड समझे हैं कि जिस साइड, किसके मतलब डैम के जिस साइड में वाटर का लेवल मोर है, देन दैट इज कॉल्ड अपस्ट्रीम साइड। दो साइड विच वाटर लेवल या और वेयर वाटर लेवल इज मिनिमम और नोर देन वन नोर, देन दैट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम साइड। मतलब जिस साइड वाटर लेवल अधिक हो अपस्ट्रीम साइड, जिस साइड वाटर लेवल कम हो या न के बराबर हो, इक्वल और नॉर, देन दैट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम साइड। हम लोग समझ चुके हैं अपस्ट्रीम साइड और डाउन स्ट्रीम साइड। अब हम लोग समझेंगे कि डैम का आखिर का डिफिनीशन होता क्या है, डैम कहते किसे हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो डैम का एक सिंपल डिफिनीशन है, नोट्स के शॉर्ट नोट्स के साथ सिंपल डिफिनीशन को बताया जा रहा है। देखिए डैम के डिफिनीशन को हम बता रहे हैं। डैम इज ए मैसिव स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है? मैसिव स्ट्रक्चर। मैसिव का अर्थ होता है बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। बहुत डैम क्या है? एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है। कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर, जो रिवर के अक्रॉस बनता है। अब हम समझेंगे कि अक्रॉस द रिवर का मीन्स क्या हुआ, अक्रॉस मतलब कि हुआ क्या। देखिए हम जानते हैं ये नदी है, नदी है, इसमें पानी जा रहा है, पानी का फ्लो हो रहा है, पानी बह रहा है। इसके क्या है, लॉन्गिट्यूडनली जा रहा है, लेकिन हम इसके लैटरली या ट्रांसवर्स, इसके ट्रांसवर्स हम कोई चीज़ बनाते हैं या रखते हैं, वहीं एक्रॉस कहलाता है। किसी लॉन्गिट्यूडनली सतह के ट्रांसवर्स कोई चीज़ बनाते हैं या रखते हैं, उसी को एक्रॉस कहते हैं। उसी प्रकार ये नदी है, रिवर है, और उसके एक्रॉस मतलब कि इसके ट्रांसवर्स में हम लोग डैम बनाते हैं। वह डैम क्या करता है? विच रिटेन द फ्लो ऑफ वाटर, जो वाटर के फ्लो को क्या करता है, वाटर के फ्लो को रोकता है। रिटेन मीन्स रोकना, रिटेन मीन्स रोकना होता है। रिटेन द फ्लो ऑफ वाटर एंड स्टोर द वाटर एट अपस्ट्रीम साइड, और वाटर को अपस्ट्रीम साइड में स्टोर करता है। अपस्ट्रीम साइड में वाटर को स्टोर करता है और रिटेन करता है। कहने का मतलब अपस्ट्रीम साइड है, अपस्ट्रीम जिस साइड में वाटर का लेवल अधिक होता है उसे अपस्ट्रीम साइड कहते हैं। तो अपस्ट्रीम साइड में क्या करता है, वाटर को वह स्टोर करता है, ताकि वाटर है जो अपस्ट्रीम साइड से डाउन स्ट्रीम साइड में न जा पाए। जब हमें वह कंट्रोल करता है एक प्रकार से वाटर को स्टोर करता है कि हमको डाउन स्ट्रीम में इस समय पानी भेजना है, या सिंचाई के लिए भेजना है, या पीने के लिए भेजना है डाउन स्ट्रीम में पानी, तो वह अपने कंट्रोल के हिसाब से ही भेज पाएगा। लेकिन जब डाउन अपस्ट्रीम साइड ओवर हो जाएगा, पानी ओवर मात्रा अधिक मात्रा में हो जाएगा, तब हमारा वाटर क्या होता है, ओवरलैपिंग हो जाता है। मतलब वाटर डैम के ऊपर से चला जाता है। तो कहाँ चला जाता है? अपस्ट्रीम साइड से डाउन स्ट्रीम साइड कहते हैं चला जाता है। तो हम जिस माध्यम से अपस्ट्रीम साइड से डाउन स्ट्रीम साइड में पानी को मैसेज करते हैं या भेजते हैं, तो वो उसी को हम स्पिलवे कहते हैं, जो बाद में हमें पढ़ना है। अब देखते हैं आखिरकार डैम का साइट सिलेक्शन के बारे में क्या है, विचार है। मतलब डैम आखिरकार हम बनाते कहाँ हैं और क्यों उसी जगह पर बनाते हैं, इसके बारे में देखिए। आखिरकार डैम बनता कहाँ है?
डैम कहीं भी का थोड़े बना सकते हैं। जैसे में आपका घर है, उसके घर के बगल में डैम का थोड़े बना देंगे, कहीं का थोड़े बना सकते हैं। डैम बनाने के लिए एक प्रॉपर प्रॉपर रूल होना चाहिए, उस रूल को फॉलो करके और उसी स्थान पर होगा जहाँ पे ये रूल जो बताया जाएगा वो फॉलो करेगा। ठीक है, तो हम अपना इसके बारे में बताते हैं, साइट सिलेक्शन ऑफ डैम। साइट सिलेक्शन ऑफ डैम के बारे में देखिए, साइट सिलेक्शन ऑफ डैम, साइट सिलेक्शन ऑफ डैम क्या है? द फ्लोइंग पॉइंट शुड बी कंसिडर्ड, फ्लोइंग पॉइंट शुड बी कंसिडर्ड वाइल सेलेक्टिंग द साइट ऑफ डैम। डैम के साइट को सिलेक्ट करने के लिए फ्लोइंग पॉइंट क्या किया गया है? कंसीडर किया गया। फर्स्ट पॉइंट को देखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज गुड, मतलब कि सॉइल का जो बियरिंग कैपेसिटी हो वह अच्छा होना चाहिए। बियरिंग कैपेसिटी आखिर होता क्या है? जैसे में हम कहाँ कोई घर बना रहे हैं तो वहाँ का जो मिट्टी है वह उस घर को रेसिस्ट कर पाएगा कि नहीं। मतलब हम घर बनाएंगे तो उस मिट्टी पर घर का जो सरफेस है वह स्टेबल रह पाएगा कि नहीं। किसी भी डैम को बनाने के लिए स्टेबल होना ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ बनता है जैसे में हम खारा हैं तो ज़मीन यानी पृथ्वी अर्थ नहीं रहता तो हम स्टेबल नहीं हो पाते। उसी प्रकार डैम को स्टेबल होने के लिए गुड क्वालिटी और क्वांटिटी की मात्रा में क्या होना चाहिए? सॉइल होना चाहिए गुड क्वालिटी में। तो वहीं क्या हुआ? बियरिंग कैपेसिटी, मतलब कि हमारा जो डैम बने वह मिट्टी क्या करे? उसे रोक ले। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज गुड, मतलब सॉइल का जो सहने की क्षमता है वह अच्छी होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट देखिए क्या है, इट शुड हैव इम्परवियस बेड। अब इस पॉइंट को समझाने से पहले इम्परवियस बेड के बारे में समझते हैं कि आखिरकार इम्परवियस बेड होता क्या है। इम्परवियस को हम दो बातों में समझाएंगे, एक देहाती लैंग्वेज में और एक बताएंगे टेक्निकल लैंग्वेज में। देहाती लैंग्वेज में इम्परवियस बेड को हम कह सकते हैं सोखना, परवियस में सोखना। तो इम्परवियस मतलब नहीं सोखे। जैसे में हम दीवार पर पानी पटाते हैं तो वो सोख लेता है, तो परवियस परवियस है। दीवार क्या है? परवियस है। मिट्टी में पानी डालते हैं वो सोख लेता है तो इम्परवियस है, और नहीं सोखेगा तो इम्परवियस है, हार्ड। इसमें पत्थर पर पानी फेंकेंगे या कोई कंक्रीट का कोई चीज़ हो जो बहुत हार्ड हो, इम्परवियस हो, तो उस पर हम यदि वाटर छिड़कते हैं तो क्या होता है? वह नहीं, मतलब कि या कोई ऐसा सतह जहाँ पर पानी सोख नहीं पाए, इम्परवियस लेयर कहलाता है। तो इम्परवियस होना चाहिए, इट शुड हैव इम्परवियस बेड। कहने का मतलब जहाँ हम बनाएंगे अपना डैम वहाँ का जो सरफेस है वह इम्परवियस होना चाहिए। अब इम्परवियस में सूखना नहीं चाहिए, सरफेस सूखना नहीं चाहिए वाटर को। ठीक है, अब हम समझते हैं टेक्निकल वर्ड में। टेक्निकल वर्ड में हम इसे क्या कहते हैं? सीपेज कहते हैं। सीपेज, वाटर सीपेज नहीं होना चाहिए। वाटर है जो पे वर्थ सरफेस के अंडर नहीं जाना चाहिए। अगर अंडर चल जाता है तो हम सीपेज करने लगते हैं। तो सीपेज नहीं होना चाहिए। दो पॉइंट को समझ चुके हैं, अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। इट शुड बी लोकेटेड एट नैरो वैली। कहने का अर्थ हुआ कि आप जो बनाइएगा, कौन चीज़, डैम को बनाइएगा तो वह कहाँ रहना चाहिए? नैरो वैली। जैसे में कि दो पहाड़ी होता है, दो पहाड़ है, दो पहाड़ के बीच में यदि हमारा कोई गैप है उसमें हमें डैम बनाना है। तो यदि दो पहाड़ के बीच के गैप नैरो है, नैरो मीन्स पतला है, तो तब हम कह सकते हैं नैरो है, तब हम कह सकते हैं क्या है कि तब हम कह सकते हैं कि वहाँ पे हमारा डैम बनेगा। अगर वह दोनों का बीच का डिस्टेंस बहुत अधिक मात्रा में है तो हम नहीं बना सकते हैं कौन चीज़? डैम। डैम बनाने के लिए क्या चाहिए? हमें नैरो वैली चाहिए, नैरो घाटी, पतली घाटी चाहिए। तो हम समझ चुके हैं, अगर ज़्यादा डिस्टेंस का हो, आधा मतलब नैरो ना, पतला ना होकर ज़्यादा दूरी पर हो, तो हम लोग क्या करेंगे कि वहाँ पे डैम नहीं बनाएंगे, क्योंकि वहाँ का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत अधिक लग सकता है, क्योंकि वह कंक्रीट का बना होता है। कंक्रीट का मतलब होता है कि सैंड एग्रीगेट, सैंड, देखिए सैंड को फाइन एग्रीगेट कह सकते हैं, और जिसे हम लोग गिट्टी कहते हैं या पत्थर कहते हैं उसे पोरस एग्रीगेट कहते हैं टेक्निकल वर्ड में, और बालू जिसे सैंड कहते हैं उसे फाइन एग्रीगेट कहते हैं, और सीमेंट को सीमेंट ही कहते हैं, और ईंट को इंग्लिश में ब्रिक भी कहते हैं। तो ये सब मटेरियल से मिलकर बना होता है कौन चीज़? डैम। तो वह क्या होना चाहिए?
वह बड़ी महंगा होता है, जिसके कारण नैरो वैली पर ही लोकेट किया जाता है। इसको बनाने के लिए सूचित किया जाता है। इट शुड हैव सब। उसके बाद फोर्थ पॉइंट को देखिए। फोर्थ पॉइंट क्या है? इट शुड हैव सफिशिएंट स्पेस फॉर स्पिलवे। कहने का मतलब स्पिलवे के लिए पर्याप्त मात्रा में जगह होना चाहिए। कहने का मतलब कि हम डैम बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं तो अपस्ट्रीम साइड होता है, एक डाउन स्ट्रीम साइड होता है। अपस्ट्रीम साइड हम बता चुके हैं कि जहाँ का वाटर लेवल सबसे अधिक हो, जिस साइड का वाटर लेवल सबसे अधिक हो तो उसे अपस्ट्रीम साइड कहते हैं, और जिसका वाटर लेवल कम हो या न के बराबर हो उसे डाउन स्ट्रीम साइड कहते हैं। तो जब अपस्ट्रीम साइड में वाटर लेवल अधिक हो जाएगा तो वाटर क्या होगा, ओवरफ्लो होकर डाउन स्ट्रीम में जाने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर डाउन स्ट्रीम में जाता है तो हमारा जो डैम है ओवरटर्न होकर फेल हो जाएगा। तो उस फेलियर को बचाने के लिए हम एक प्रकार का छिद्र मत बनाते हैं, या एक प्रकार का बैरेज बैरेज बनाते हैं। रुकावट, बैरेज मतलब रुकावट, कि वह मतलब गेट बंद कर देंगे तो इस साइड का पानी इसी साइड, उस साइड का पानी उसी साइड रहेगा। खोल देंगे तो इस साइड का पानी यानी अपस्ट्रीम साइड का पानी डाउन स्ट्रीम साइड जाएगा। तो जो गेट बनाते हैं हम लोग उसी को स्पिलवे कहते हैं। तो हम लोग स्पिलवे और स्पिलवे के बारे में भी कुछ समझ चुके हैं। डीप में इसका आगे पढ़ना है स्पिलवे की। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हम बताते हैं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है इट शुड फुलफिल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट शुड फुलफिल द पर्पस ऑफ इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग इजली एट नियर बाई एरिया। कहने का मतलब कि हम जहाँ डैम बना रहे हैं वहाँ से हमारा वहाँ से वैसा एरिया अवेलेबल होना चाहिए जहाँ पर सिंचाई के लिए वाटर मिल सके। जैसे में हम डैम बना दिए, वहाँ से ना पानी के पीने के लिए पानी का सुविधा मिल पा रहा है और न ही सिंचाई हो पा रहा है। तो डैम डैम आखिरकार बना क्यों है? डैम बना है तो उससे हम सिंचाई भी कर सके, उसका पानी का यूज भी कर सके, तो इसलिए डैम बनाया जाता है। तो वैसा एरिया के नज़दीक बनाना चाहिए जहाँ पर इरिगेशन भी संभव हो और ड्रिंकिंग इजीली मिल सके, मतलब पीने के लिए आसानी से पानी मिल सके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मटेरियल शुड बी अवेलेबल नियर बाई साइट। साइट के नज़दीक मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। जैसे कि हम जब डैम बनाते हैं तो उसमें बहुत प्रकार के मटेरियल की आवश्यकता होती है। जैसे मैं ब्रिक अभी बताए हैं, फाइन एग्रीगेट, कोरस एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट को सैंड कहते हैं, कोरस एग्रीगेट को क्या कहते हैं, गिट्टी या पत्थर कहते हैं। सीमेंट होता है। इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है तो हमें ये सभी ट्रांसपोर्टेशन के लिए अवेलेबल होना चाहिए। कहने का मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान के जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होनी चाहिए, और ये नज़दीक जब होगी तब हमें कम कॉस्ट लगेगा। अगर अधिक दूरी रहेगी तो हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत अधिक हो जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत अधिक हो जाएगा, जिसके कारण संभव नहीं हो पाएगा हमारा डैम डैम लो कॉस्ट में बनाना। इसलिए मटेरियल शुड बी अवेलेबल नियर बाई साइट। मटेरियल साइट के नज़दीक जहाँ डैम बना रहे हैं, साइट मीन्स वैसा जगह जहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं वही साइट हुआ। तो जिस साइट में आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो साइट हुआ। कहीं जाकर जैसे पढ़ रहे हैं, जाके किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं तो वो साइट हुआ, तुम्हारा साइट हुआ। या किसी चीज़ को बना रहे हैं, अपना नौकरी कर रहे हैं, वो आपका साइट हुआ। तो उसी प्रकार जिस प्रकार डैम जिस जगह बन रहा है वह क्या हुआ, साइट। तो हम हर एक पॉइंट को बताते जा रहा हूँ। साइट के बारे में बताया, इरिगेशन क्या हुआ, ड्रिंकिंग, नैरो वैली, सब के बारे में जिस पॉइंट में आपका टेक्निकल लग रहा है उस सब को बताया जा रहा है। तो आप किसी भी विभाग से हैं, क्यों ना इंजीनियर विभाग से ही क्यों नहीं हो, या ना हो, आपको समझ आना चाहिए। आपको ना लगना चाहिए कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। आपको ज़रूर समझ आ रहा होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि समझ आ रहा है कि नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, हम लोग समझ गए। और नेक्स्ट पॉइंट, इट शुड इजीली एक्सेसिबल थ्रू द ईयर। मतलब साल से क्या होना चाहिए, सुलभ होना चाहिए। मतलब हर साल ये सुलभ होना चाहिए, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट होना चाहिए, मेंटेनेंस होना चाहिए, हमेशा एक्सेसिबल इजीली होना चाहिए। ठीक है, तो इस सब के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो उसमें उतना ही पॉइंट था। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डैम। आखिरकार डैम के टाइप्स के बारे में, टाइप्स क्या होता है, माने डैम कितने प्रकार के होते हैं वो सब देखना है। तो मेनली 2 टाइप्स ऑफ डैम वी स्टडी अंडर दिस चैप्टर। कहने का मतलब इस चैप्टर में हम लोग 2 प्रकार के डैम को पढ़ेंगे। पहला है ग्रेविटी डैम,
दूसरा है अर्थर्न डैम। ग्रेविटी डैम और अर्थर्न डैम है। तो अब सबसे पहले ग्रेविटी डैम है उसके बारे में देखेंगे, ग्रेविटी डैम क्या होता है। तो देखिए ग्रेविटी डैम के बारे में डीप में अध्ययन करते हैं हम लोग। ग्रेविटी डैम इज अ A gravity dam is a gravity dam is a gravity dam is a हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। देखिए हम हर एक पॉइंट को बता रहा हूँ जो टेक्निकल से रिलेटेड है। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर मतलब होता है कि वैसा स्ट्रक्चर जो वाटर रिलेटेड हो, वाटर से रिलेटेड स्ट्रक्चर हो, उसे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कहते हैं। विच इज मेड ऑफ, जो बना होता है कंक्रीट मशीनरी। कंक्रीट मशीनरी का अर्थ हुआ कि वह सीमेंट फाइन एग्रीगेट कोरस एग्रीगेट ब्रिक ईटीसी से बना हो, एक्सेप्ट्रा से बना हो। कंक्रीट मशीनरी कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस ए रिवर, जो रिवर अभी बताए हैं अक्रॉस का अर्थ हुआ जो रिवर के अक्रॉस बना हो, मतलब रिवर जिस डायरेक्शन में है उसके लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में है तो उसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कोई चीज़ बन रहा है तो क्रॉस कराता है। तो हम डैम जिस प्रकार ये जा रहा है रिवर और इसके क्रॉस इस तरह हम लोग डैम बना देते हैं तो वह क्या हुआ हमारा एक क्रॉस हुआ। स्टोर द, जो क्या करता है रिवर, क्या करता है अक्रॉस ए रिवर। तो हमारा ग्रेविटी डैम क्या करता है, टू स्टोर द वाटर, जो डैम के अप स्ट्रीम साइड में वाटर को स्टोर करता है। स्टोर करता है कौन चीज़ को, वाटर को। कहाँ स्टोर करता है, अप स्ट्रीम साइड में। अप स्ट्रीम साइड में वाटर को स्टोर करता है एंड रिलीज सम टाइम लेटर व्हेन नीडेड, जब हमें वाटर की ज़रूरत होती है तो वह छोड़ देता है, रिलीज करता है। रिलीज मतलब छोड़ना, सम टाइम आफ्टर के बाद, जब हमें ज़रूरत होता है उसके बाद कुछ समय के लिए छोड़ देता है। सेल्फ वेट इज़ द मेजर स्टेबलाइजिंग फोर्स इन ग्रेविटी डैम। कहने का मतलब ग्रेविटी डैम का जो सेल्फ वेट होता है, मतलब अपना खुद का वेट बहुत अधिक होता है, मेजर होता है, बहुत अधिक होता है, जिसके कारण वो खुद स्टेबल हो जाता है। मतलब कि कोई चीज़ हम ले लिए हैं, कोई उसमें न जान प्राण कुछ नहीं, उसको उसका वेट बहुत कम है, वह उसका वेट कम रहेगा तो एक्सटर्नल फोर्सेज के कारण, जैसे में हवा, एक्सटर्नल फोर्सेज क्या हुआ, हवा हुआ, इसमें डैम में एक्सटर्नल फोर्स एयर भी हो जाएगा, वाटर भी होगा। उस फोर्सेज के बारे में आगे देखेंगे, तब तक के लिए मैं दो को बता रहा हूँ, एयर हुआ और वाटर हुआ। तो ये दोनों, अगर हमारा डैम का वजन कम रहता तो इन दोनों एयर और वाटर के प्रेशर के कारण ये गिर जाता, फॉल हो जाता, कोलैप्स हो जाता, फेल्योर हो जाता। लेकिन हम हमारा जो डैम है वह खुद सेल्फ वेट उसका बहुत मेजर है, माने बहुत अधिक है, जिसके कारण खुद वह स्टेबल हो जा रहा है। तो यही बताया गया है ग्रेविटी डैम में कि ग्रेविटी डैम एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होता है जो कंक्रीट का बना होता है। कहाँ पर बना होता है, तो रिवर के अक्रॉस बना होता है, जो वाटर को स्टोर करता है एंड अपना ज़रूरत के अनुसार वाटर को रिलीज करता है। तो उसका सेल्फ वेट बहुत अधिक होता है जिस कारण वो खुद स्टेबल रहता है। इस सब के बारे में हम लोग जान गए ग्रेविटी डैम के बारे में। अब आगे देखते हैं ग्रेविटी डैम कंक्रीट मशीनरी का होता है। अब इस पर हम अभी बताए हैं कि फोर्स लगता है कौन कौन से, अब देखेंगे फोर्स कौन कौन से फोर्स लगता है ग्रेविटी डैम पर। तो अभी देखे हैं कि ग्रेविटी डैम फोर्सेज एक्टिंग ऑन ग्रेविटी डैम। अभी हम आपको बताए हैं कि फोर्स लगता है कौन कौन, एयर फोर्स बताए हैं, एयर प्रेशर लगेगा वहीं फोर्स हुआ, एयर वाला लगा हुआ है, वाटर लगा हुआ है। लेकिन इतना ही नहीं है, और है, देखते हैं उसके बारे में कौन कौन से फोर्स लगते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए फ्लोइंग फोर्सेज एक्टिंग ऑन ग्रेविटी डैम पर ये बहुत प्रकार से जो दिए गए हैं ग्रेविटी डैम पर फोर्सेज वो लगता है। जैसे वेट ऑफ डैम के खुद के वेट के कारण भी फोर्स लगता है। वाटर का प्रेशर, पानी वाटर जब डैम पर जाके लग रहा है, उस पर प्रहार कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो उस पर भी, तो डैम पर भी प्रेशर लग रहा होगा। विंड के द्वारा प्रेशर लग रहा है, वेव प्रेशर, विंड प्रेशर, हवा के तो सब जगह प्रेशर लगाता है, तो हवा का प्रेशर भी लगता है। वेव प्रेशर मतलब पानी जब होता है झिगमिग झिगमिग करता है तो उसके द्वारा प्रेशर लगता है, वेव प्रेशर उसी को कहते हैं। वाटर में कुछ सिल्ट पदार्थ होते हैं, सिल्ट प्रेशर, उसी को सिल्ट प्रेशर कहते हैं। वाटर में कुछ अवांछनीय पदार्थ होते हैं जो अनरिलेटेड होता है उससे,
तो वो सिल्ट प्रेशर होता है, उसके द्वारा भी प्रेशर लगता है। अर्थक्वेक प्रेशर मतलब भूकंप आता है, उससे भी प्रेशर लगता है। अपलिफ्ट प्रेशर जो पानी ऊपर नीचे करता है, उसके द्वारा भी प्रेशर लगता है। इस सब के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अभी सेल्फ वेट ऑफ डैम। डैम के सेल्फ वेट के कारण प्रेशर कैसे लगता है, उसके बारे में देखेंगे। इस पर कुछ न्यूमेरिकली टाइप का कुछ बातें हैं, उन सबको देखना है। सेल्फ वेट ऑफ डैम, डैम का सेल्फ वेट के बारे में देखेंगे। इसको देखिए, सेल्फ वेट ऑफ डैम यहाँ पे बना दिया गया है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यूनिट वेट इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। कहने का मतलब वेट अपॉन वॉल्यूम, जितना डैम का वेट है और जितना वॉल्यूम लग रहा है, जितना वॉल्यूम, जैसे में हमारा वेट हुआ 5 किलो न्यूटन वेट हुआ, और पर मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब पर लग रहा है, तो वह निकलेगा तो यूनिट वेट ही ना निकलेगा। तो वही यूनिट वेट का फार्मूला दिया गया है, वेट अपॉन वॉल्यूम होता है, जिसे W अपॉन V भी लिख सकते हैं। तो वेट हमको जब निकालना होगा, तो हमको जब यूनिट वेट पता रहेगा और वॉल्यूम पता रहेगा, तो हम डैम का वेट निकाल सकते हैं। यस। अब वॉल्यूम ऑफ डैम, डैम का जब वॉल्यूम निकालना होगा हमको, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे डैम का? तो डैम का वॉल्यूम निकालने का तरीका हम लोग जानते हैं। किसी भी एरिया में हम लेंथ से गुना कर देंगे तो वॉल्यूम निकल जाता है, हम जानते हैं। उसी प्रकार वॉल्यूम ऑफ डैम जब निकाल रहे हैं, तो क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, तो यानी डैम का जो ये क्रॉस सेक्शन है ट्रेपेजॉइडल टाइप का, इसमें गुना लेंथ से कर देंगे। लेंथ इधर वाला लेंथ होता है, लेंथ से हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही ना हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसको हम दो पार्ट में बनाते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं और एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया देखिए यहाँ पे, रेक्टेंगल का एरिया A इंटू एच, हाइट दिया गया है। एरिया इसका कितना होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इज इक्वल टू A इंटू एच। यहाँ से यहाँ तक की रेक्टेंगल में यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया गया A, और टोटल हाइट h है, तो A इंटू एच प्लस 1/2 इंटू बी माइनस ए। अब ट्रियंगल का ये हो गया, रेक्टेंगल का ट्रियंगल का B माइनस ए, यहाँ से यहाँ B है, यहाँ से यहाँ A तक है, तो B माइनस ए इंटू एच हो जाएगा। तो यह क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ डैम, डैम का क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। अब वॉल्यूम क्या होगा, इसमें लेंथ से गुना कर दें तो वही वॉल्यूम हो जाएगा। लेंथ से देखिए गुना कर दिया गया है, तो वही हमारा वॉल्यूम निकल गया है। लेंथ से गुना कर दें वॉल्यूम हो जाएगा। और यूनिट वेट ऑफ PCC इज इक्वल टू 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और यूनिट वेट ऑफ RCC 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। देखिए अभी हम बताए हैं कि यूनिट वेट अगर पता रहेगा तो वेट निकल जाए, तो हमको यूनिट वेट तब पता होगा PCC के लिए और RCC के लिए। यदि आपका डैम बना रहे हैं तो उसमें यदि सरिया का यूज कर रहे हैं तो RCC हो जाएगा। सरिया का यूज कर रहे हैं, सरिया मतलब छड़ आपके भाषा में, सरिया का यूज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका RCC मटेरियल, RCC हो जाएगा। और सरिया यूज नहीं कर रहे हैं, खाली ओनली सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट का यूज कर रहे हैं, तो वह क्या होगा PCC हो जाएगा। तो हमको ये दोनों का यूनिट वेट दे दिया, जिसके कारण हम वेट निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ताकि मैं जितना भी वीडियो बनाऊं आप तक पहुंचता रहे। तो आप इसको शेयर करिए और अपने फ्रेंड और को बताइए कि यहाँ पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से भी संबंधित क्लासेज हो रही है। डिप्लोमा के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप इस चैनल से जुड़ जाइए। इरिगेशन संबंधित जितने भी टॉपिक है उसको बता दिया जाएगा, वाटर रिसोर्स जिसे कहते हैं। तो रहने देते हैं, आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।